आज हमारी क्लास होगी टीचिंग एप्टीट्यूड में कि शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो कहते हैं शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या उसे प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी शिक्षण का नेचर सकारात्मक होता है। शिक्षण की यह प्रकृति ही छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करता है। यानी ये जो नेचर है, ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष बताया गया है, यही प्रकृति जो है उसको अभिप्रेरित करता है, यानी कि उसको प्रेरणा देता है। उद्देश्यों को, प्रेरणा किसमें था, उसमें उद्देश्य से संबंधित था। तो ये उसकी प्रकृति भी है और उसकी विशेषता भी है टीचिंग की। अब हम लोग आते हैं कि उनकी विशेषता और प्रकृति को अगर बांटे तो क्या क्या उसमें से निकलकर फाइनल प्रोडक्ट आता है कि शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। यानी कि हमेशा, जैसे अभी हम लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिएक्शन आ रहा है, तो उसमें डायनेमिक कंडीशन बना हुआ है, यानी कि उसमें गतिशीलता बनी हुई है। और अगर इसको लार्ज स्केप में देखें तो समय के साथ टीचिंग में भी परिवर्तन आया है। पहले जमाने में गुरु शिष्य परंपरा होती थी और अब जो है टेक्निक चेंज हो रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो रोज नई जो तकनीक पैदा हो रही है उसको संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करके टीचिंग को बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये भी टीचिंग के लिए एक डायनेमिक प्रोसेस ही है। तो इसको शॉर्ट प्रोसेस में कहें तो टीचिंग जो है, हम लोग यहाँ गतिशील रहते हैं, शिक्षक और छात्र आपस में गतिशील रहते हैं। लार्ज स्केप में कहें तो पहले जो शिक्षण थी वो गतिशील होते हुए आज अलग स्थिति में पहुंच गई हुई है। उसके बाद दूसरा है, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ डायपोलर प्रोसेस। तो हमेशा ये डायपोलर प्रोसेस, ये पहले भी था, आज भी है, जिसमें कि एक गुरु है, एक शिष्य, जो पुराने जमाने में, आज टीचर हैं और स्टूडेंट हैं। तो उससे संबंधित हम लोग इसकी थियोरी भी पढ़ेंगे कि शिक्षक, जिसमें शिक्षक की प्रधानता होती है वो एक थियोरी है, और जिसमें छात्र की प्रधानता होती है वो दूसरी थियोरी है। तो इस तरह से डायपोलर प्रोसेस होता है टीचिंग। उसके बाद इसके और विशेषता में आता है, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस इसलिए है कि जो भी आप पढ़ने जाते हैं, अगर वो समाज के लिए लाभदायक नहीं है या समाज से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो टीचिंग यूजलेस होता है। क्योंकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से ही शिक्षण को चुना जाता है और शिक्षण का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। साथ ही समाज के द्वारा ही बच्चों में संस्कृति से संबंधित तर्कों का निर्माण भी होता है, जो उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस है। ये कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो ऑल पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से डेवलपमेंट प्रोसेस है, यानी कि शिक्षण से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। ज्ञान का तो विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, यानी कि इसमें भावात्मक, क्रियात्मक तर्क भी मजबूत होता है ज्ञानात्मक के साथ ही। यानी कि तीनों तर्क आ गए ब्लूम थ्योरी के, ज्ञान, भाव और क्रियात्मक। तो इसमें कहा गया कुल मिलाकर टीचिंग प्रोसेस से एक बच्चे का सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सभी क्षमताओं का विकास होता है। ये हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं टीचिंग की। उसके बाद है अधिगम। अधिगम भी इसकी विशेषता में ही आता है कि अधिगम के लिए प्रेरित करना। तो टीचिंग की विशेषता होती है कि बच्चों को अधिगम मतलब सीखना, इंस्पायरिंग टू लर्न, कि बच्चे सीखे, इसके लिए उसके अंदर एक रुचि पैदा की जाती है। कहते टीचिंग शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट में ऐसी भावना का विकास करता है जिससे कि वह खुद सीखने के लिए लालायित हो जाए। कहते हैं, कहा गया दरअसल विद्यार्थी को तभी ज्ञान दिया जा सकता है जब वो इसे लेने के लिए तैयार हो। जबरदस्ती ज्ञान देंगे तो उसके अंदर वो ज्ञान नहीं जा पाएगा, वो इंद्रियों से जुड़ नहीं पाएगा। कहते हैं विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ मेनी एक्टिविटीज जो है टीचिंग क्या है, विभिन्न क्रियाओं का मिक्सचर है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले थियोरी पढ़ रहे हैं, फिर इसमें जो है आपसे हमने फीडबैक लिया, फिर इसमें हमने क्वेश्चन डाला,
क्वेश्चन का फिर आंसर लिया, तो इसमें मिक्सचर एक तरह से हो गया है। यानी कि इसमें विषय वस्तु को अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर इसकी व्याख्या कर रहे हैं, फिर जो है इसमें पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ कमी लग रही, फीडबैक ले रहे हैं, फिर इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अलग अलग स्टेज होते हैं, इसलिए मिक्सचर ऑफ मेनी एक्टिविटी इसको कहा गया है। जटिल सामाजिक प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस भी इसको कहा गया, यानी इसकी विशेषता है टीचिंग की। एक कहते हैं समाज के लिए, समाज के अंदर एवं समाज के द्वारा संचालित होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए ये एक जटिल प्रक्रिया भी है। उसके बाद कहा गया शिक्षण एक व्यवसायिक क्रिया है, टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो कैसे है प्रोफेशनल एक्टिविटी? तो कहते हैं कि एक तरफ शिक्षक जो है छात्र की डेवलपमेंट के लिए ज्ञान देते हैं, और जब ज्ञान देते हैं तो उसके बदले शिक्षक को पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि उनको वेतन मिलता है, उनका घर चलता है, तो उनके लिए प्रोफेशन हो गया। ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान के बदले वो कुछ ले भी रहे हैं, तो ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी हो जाता है। उसके बाद कहते हैं शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। ये भी ध्यान में कई बार आ जाए, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, ये सही है या गलत है? टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड एज वेल साइंस। कुछ लोगों में जन्म से ही विषय वस्तु को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने के गुण होते हैं, इस संदर्भ में शिक्षण एक कला है, तो उसके अंदर इनबिल्ट है कि वो किसी भी चीज को अच्छे से रख सकता है। दूसरी तरफ क्या होता है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद अलग अलग जो विधियां होती है टीचिंग की उसको सीखते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करने के तरीके सीखते हैं। तो जब उन विधियों के द्वारा वो सीखते हैं तो ये एक तरह से विज्ञान हो गया कि उन्होंने विज्ञान की मदद ली, अपने अंदर को उन्होंने डेवलप किया। तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों चीजें इसमें समाहित हैं, ये भी विशेषता में आ गया। उसके बाद है शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है, यानी कि कोई भी टीचिंग तभी सफल माना जाता है जब उसमें प्रेजेंटेशन कौशल की प्रधानता हो, यानी जो आप देख रहे हैं उससे आपकी रुचि जगती है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आए, उसके लिए प्रेजेंटेशन जरूरी है, ताकि हमारे और आपके बीच, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच बेहतर कम्युनिकेशन बना रहे। और उसी कम्युनिकेशन के अंतर्गत छात्रों का फीडबैक भी शामिल होता है। उस फीडबैक के हिसाब से टीचिंग को जो कमियां हैं उसको दूर की जाती हैं, तो टीचिंग प्रभावशाली बनता है। इसके बाद ये विशेषताएं थी, इसमें विशेषताएं 10 हमने मुख्य लिया था, विशेषताएं और भी हो सकती हैं। और जब एग्जाम में पूछा जाता है तो जो अप्रोप्रिएट होता है, जो पहले भी बात हुई, जो सबसे अप्रोप्रिएट है उस पर हम टिक लगाते हैं, और जब होता है कि इनमें से कौन नहीं है तो उसमें भी हम इस बात को देखते हैं कि कौन अप्रोप्रिएट नहीं है, उसी हिसाब से हम टिक लगाते हैं। अब आ रहे हैं शैक्षणिक सिद्धांत पे, टीचिंग प्रिंसिपल्स पे। कहते हैं टीचिंग प्रोसेस बिना सिद्धांत के सार्थक नहीं हो सकता है। तो शैक्षणिक सिद्धांत टीचिंग प्रिंसिपल्स की बात आएगी तो इसके दो सिद्धांत हैं, एक तो जनरल प्रिंसिपल्स आता है, सामान्य सिद्धांत आता है, और दूसरा आता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो क्या है सामान्य सिद्धांत टीचिंग का और क्या है साइकोलॉजिकल सिद्धांत? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमने विशेषता पढ़ी टीचिंग की, अब हम इसके सिद्धांत देखते हैं। सामान्य सिद्धांत क्या है टीचिंग में? तो कहा गया है रुचि का सिद्धांत की प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि स्टूडेंट के लिए शिक्षण तभी कारगर हो सकता है जब उसमें पढ़ने के प्रति, उस विषय को सीखने की ललक पैदा हो, रुचि पैदा हो। पहले क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा में इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था कि उसमें रुचि पैदा हो, वहां पर डिसिप्लिन को लाया जाता था। बच्चा अगर नहीं करना चाह रहा है तो भी उसको करना पड़ता था, तो उसमें दंड का भी प्रावधान था। अब आज के दौर में क्या है, दंड का कोई प्रावधान नहीं है, दंड देना तो अपराध बन गया हुआ है। तो इसीलिए अभिरुचि का, यानी कि रुचि का सिद्धांत अब उसमें जोड़ा गया, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का सिद्धांत जोड़ा गया है, ये सामान्य में है। उसके बाद है क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। शिक्षार्थी को इन्वॉल्व रखने के लिए अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है, तो उससे शिक्षक छात्र जो है जुड़ा रहता है क्लास में, कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। इन्वॉल्वमेंट ना हो, एक्टिविटी ना हो, तो छात्र बोर होने लगता है। उसके बाद है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इससे क्या होता है, रुचि के सिद्धांत से ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि इसमें भी कहा गया कि कई, ये बार बार भाग रहे हैं,
कि रुचि का सिद्धांत जैसे है वैसे ही कहा गया, प्रेरणा भी तो वही चीज हुआ, पैदा करना, कि आपको एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से आप उस सब्जेक्ट के प्रति पढ़ने के प्रति आपके अंदर ललक पैदा हो। तो लेकिन विद्वानों का कहना है कि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कुछ विद्वान कहते हैं कि रुचि जो है वो प्रेरणा का, रुचि का ही अगला सिद्धांत जो है प्रेरणा है, रुचि पैदा होगी प्रेरणा। लेकिन कुछ लोगों का, विद्वानों का मानना है कि प्रेरणा से ही उस विषय में रुचि पैदा होती है। तो दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाता है। इसीलिए कई विद्वानों ने कहा कि इसको, प्रेरणा को, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को, जो रुचि वाला क्षेत्र है वहीं पर रखना चाहिए। तो बहरहाल दोनों चीजें ही जरूरी है। अब है उसके बाद निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ये सामान्य सिद्धांत में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, यानी कि शिक्षार्थी के लिए बने जो पाठ योजना जो बनाई गई है, स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है, जब तक उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो उस टीचिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे कि इस वक्त हम नेट की क्लास में मौजूद हैं तो इसका अपना एक उद्देश्य है, हमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकालना है। उसके बाद अगला है जीवन की संबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, यानी कि शिक्षार्थी जिस टीचिंग को अपनाता है उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग योग करने वाले हैं तो योग से संबंधित चीजें पढ़ते हैं ताकि हमारे जीवन में वो काम आ सके, और जो जीवन में काम नहीं आएगा उसको हम पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं ये बोरिंग है या ये हमारे काम की नहीं है, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। उसके बाद है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, कहते हैं किसी पाठ को पढ़ाने से पहले शिक्षक पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें आज क्या पढ़ाना है, और अगर प्लानिंग नहीं होती है तो वो पढ़ाई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हो पाती। फिर टीचर ये भी पहले से तय कर लेते हैं कि पढ़ाने के दौरान कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है, हमें व्याख्यान देना है, हमें प्रेजेंटेशन पर ज्यादा ध्यान देना है, या हमें आज सिर्फ क्वेश्चन लेना है, या सिर्फ आज हमें फीडबैक लेना है। कक्षा में साथ ही ये भी देखा जाता है कि कक्षा में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, टीचर के दिमाग में पहले ये चीजें होनी चाहिए, और उसका समाधान क्या हो सकता है अगर वो समस्या आ गई, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे अभी क्लास हो रही है और अगर वाईफाई, बिजली चली गई, वाईफाई कट गया, तो हमें इसका विकल्प भी रखना पड़ेगा, हम मोबाइल से डाटा के द्वारा क्लास ले लें। या क्लास के दौरान कोई बच्चा बदमाशी करता है या क्लास को डिस्टर्ब करता है, उसके लिए भी शिक्षण विधि में जो प्रोसेस बताया गया उसके लिए शिक्षक को पहले से तैयार रहना चाहिए। उसके बाद आता है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी कि निर्धारित विषय वस्तु को एक समय सीमा के अंदर, आधे घंटे की क्लास है उसी में कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए भी आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है। आधे घंटे का समय है, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसमें से आधे घंटे में इंपॉर्टेंट चीज ही निकालेंगे ताकि आधे घंटे में हो जाए। 1 घंटे का है तो थोड़ा सा विस्तार दे देंगे, और 15 मिनट का है तो और उसको कॉम्पैक्ट कर लेंगे। तो इसी को कहा गया है चयन का सिद्धांत, विषय वस्तु में से उतनी चीजें चयन करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद कहा गया वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि एक ही क्लास में अलग अलग व्यक्तित्व के छात्र होते हैं, कोई बहुत कुशाग्र होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई थोड़े निम्न समझ वाले हो सकते हैं। तो शिक्षक को छात्र की योग्यता के हिसाब से ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे कहा भी गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है उससे अगर आप सरल सवाल पूछ लें तो उसकी रुचि नहीं होती है, ये तो सरल है तो मुझे आता ही था। तो इंटेलिजेंट से कठिन सवाल पूछा जाता है, और जो थोड़े इंटेलिजेंट कम हैं उनसे सरल सवाल पूछा जाता है, ताकि उनका इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं जब बच्चों के साथ या किसी जगह पर आपकी टीचिंग की भूमिका हो तो। उसके बाद कहा गया लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत भी आपको याद रखना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर का। तो डेमोक्रेटिक बिहेवियर में क्या है, सपोज कीजिए अभी हम क्लास ले रहे हैं और सिर्फ 1-2 लोगों को ही हम प्रिविलेज दें कि आप सवाल पूछ सकते हो। जैसे कि हमने इसमें लिखा हुआ है कि मान ले क्लास में मैं ये कहूँ कि नहीं, सिर्फ वृंदा जी ही सवाल पूछ सकती हैं, बाकी लोग सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये गलत होगा। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, विशेष स्थिति की बात अलग है
कि अभी सोनू जी ने सवाल पूछ लिया तो सोनू जी अभी आप मत पूछिए, अब दूसरे को मौका दीजिए, विशेष स्थिति में हो जाए, ये भी लोकतांत्रिक तरीके में गिना जाएगा। उसके बाद है संशोधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, कि ज्ञान जो आपको मिला हुआ है उसमें समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए फीडबैक के आधार पर, ताकि वो आपके समय के साथ मैच करे। जो पुरानी हो गई हैं और उसमें कई चीजें अपडेट हो गई हैं समय के साथ परिस्थिति के हिसाब से, तो उसको जरूर जो है संशोधन करना चाहिए। ये हम लोग टीचिंग के जो दो सिद्धांत हैं, जनरल और दूसरा साइकोलॉजिकल, तो जनरल का पढ़ रहे थे। साइकोलॉजिकल हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को अब देखते हैं। दूसरा सिद्धांत एक जनरल में था, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी के आधार पर उसमें रुचि पैदा की जाती है। जैसे अभी प्रेरणा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन का है। तो टीचिंग के दौरान अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना और उसे जारी रखने के लिए ही मोटिवेशन दिया जाता है, कि आपके अंदर ऐसा टीचर ने मोटिवेशन भर दिया कि आपका टीचिंग बीच में ब्रेक ना हो, आपका व्यवहार भी अच्छा बना रहे, तो उसको कहते हैं मोटिवेशन का सिद्धांत, अभिप्रेरण का सिद्धांत। उसके बाद आता है मनोरंजन का सिद्धांत। अब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो स्कूलों में कैरम बोर्ड भी है, हम चले गए एंटरटेनमेंट रूम में, वहां पर हमने थोड़ा सा खेल लिया। बीच में जो है हमारे खेलने का भी इंतजाम होता है, कहीं फुटबॉल होता है मैदान में। तो क्लास को जीवंत बनाए रखने के लिए मनोरंजन का भी साधन होना चाहिए, इससे स्टूडेंट में बोरियत नहीं होती है। उसके बाद है प्रबलन का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट का सिद्धांत। इस सिद्धांत को न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो चीज हम सीखने जा रहे हैं, क्या वो हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति, वो कम से कम पूर्ति तो हो, कि कहीं किसी लेवल पर तो उसकी पूर्ति हो, जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन से संबंधित हो, हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा हो, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। उसके बाद है अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, कैसे जो ज्ञान सीखा है उसको कैसे हमें ड्रिल करना, स्थायी करना है, उसमें अभ्यास का सिद्धांत लागू होता है। इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो वो आत्मसात हो जाता है, छात्र उसमें सिद्धहस्त हो जाते हैं, यानी कि उसमें कुशलता आ जाती है। उसके बाद है हमारा सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो सहानुभूति में क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है आपस में एक दूसरे की सहानुभूति रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। तो इसमें क्या होता है, साथ साथ सहयोग, टीचर का भी सहयोग करें पढ़ाने में। अभी आपने देखा होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें कहा गया है जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, उस रिपोर्ट कार्ड में स्टूडेंट मतलब दोस्तों का जो ग्रुप होगा, जैसे कि एक स्टूडेंट रजनीश जी हैं, तो रजनीश जी के रिपोर्ट कार्ड में मेरा भी साइन होगा और मेरा भी उसमें कमेंट लिखा जाएगा कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, तो रिपोर्ट कार्ड तब तैयार होगा। और मेरे लिए भी रजनीश जी का कमेंट जो है इंपॉर्टेंस रखेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा रिपोर्ट रजनीश जी ना खराब कर दे, रजनीश जी का हम ना खराब कर दें, तो एक दूसरे में सहयोग की भावना पैदा होगी। इसी को सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत कहेंगे। उसके बाद है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें दो चीजें हैं, एक कहा गया किसी मॉडल को तैयार करना, कि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है और आपको प्रेजेंट करने के लिए दिया गया, तो हर स्टूडेंट एक ही चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। उसके अंदर का जो गुण है उसको बाहर निकाला जाता है, उसकी अंदर की रचनात्मकता जो है उसकी अभिव्यक्ति होती है। साथ ही इसमें हर जगह ये बात जोड़ा गया है जिसको ध्यान रखेंगे, ये सिद्धांत खास करके मैथमेटिक्स और भाषाओं को सीखने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको रेड किया हुआ है। अगर दे दें कि मैथमेटिक्स और भाषाओं को सीखने के दौरान कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है, तो वहां पर होगा प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का सिद्धांत। और ये किस में आता है, साइकोलॉजिकल में आता है। उसके बाद है हमारा उपचारात्मक सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेमेडिकल या रेमेडियल टीचिंग। रेमेडीज मतलब उपचार करना, यानी कि कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। जैसे किसी शिक्षक में भी कभी कमी होती है तो उनको जब फीडबैक मिलता है तो अपनी कमियों को ठीक करते हैं वो, या प्रेजेंटेशन में कोई कमी है, आपकी तरफ से फीडबैक मिला तो अगली बार वो कमी नहीं होगी। और इसमें छात्रों की कमियों को भी ढूंढ करके उसका
रेमेडी किया जाता है, उसका इलाज यानी उपचार किया जाता है। इस तरह से इसमें बताया गया है और ये साइकोलॉजिकल है, ध्यान रखेंगे। अब है इंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब हम पढ़ते हैं वहां हमारे जितने ज्यादा सेंसेस एक्टिव होंगे, आंखें देख भी रही हैं, कान सुन भी रही हैं, तो अभी यहाँ तो दो है, हमारा दृश्य और श्रव्य वाला मसला है, मन से भी हम यहाँ जुड़े हुए हैं। तो जितनी ज्यादा इंद्रियां हमारी इसमें लगेंगी पढ़ाई में, उतना ज्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा और ज्ञान की को रिसीव करने की कैपेसिटी उतनी हमारी बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं, तो और आपने म्यूट कर रखा है और आप किसी से बात भी कर रहे हैं, स्क्रीन भी एक बार देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है ऑनलाइन में, तो क्या आप जो हम कह रहे हैं वो पूरी तरह आपके अंदर बात जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो ये सफल टीचिंग नहीं माना जाएगा इसको।